जी जनाब, कैसे हैं आप लोग? सुनूं कि नहीं? क्या जाने दूं? सर सेल टैक्स ख़त्म कर दिया आप लोगों ने। इतना अच्छा सेल टैक्स होता था, जल्दी से ख़त्म हो गया। कल हम डिस्कस कर रहे थे डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को। इस पे हमने देखा था, हमने शुरुआत भी की थी, डिस्कस भी किया था कि ये इशू होता क्यों है। हमने उसके बारे में भी सारी डिस्कशन जो है वो की थी, और कंडीशंस क्या हैं जिनमें हम ये इशू कर रहे होते हैं, वो भी हमने क्या देखा था, यहाँ पर देखा था। अब अभी होता क्या है, लाइक डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। पहले हमने बात की थी कि अगर वैल्यू सप्लाई में कमी आ रही हो तो सेलर जो है वो क्या इशू करेगा, क्रेडिट नोट, और बायर क्या इशू करेगा, डेबिट नोट। टाइम लिमिट क्या होगी, 180 डेज़ की होगी। और अगर वैल्यू में इजाफा हो रहा है तो फिर क्या करेगा, सेलर डेबिट, बायर क्रेडिट, और उसके ऊपर कोई किसी किस्म का रूल, कोई किसी किस्म की लिमिट जो है वो अप्लाई नहीं हो रही होगी। ये हमने देखा था। अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में काम करता कैसे है। देखते हैं जी, जैसे एग्जांपल है, इसी को डिस्कस करते हैं। मिस्टर एज है, फॉर एग्जांपल मिस्टर ए ने सेल्स की थी मिस्टर बी को, डन। और इसने सेल कितने की है, 1 लाख रुपए की सेल्स की, ठीक है। जब ये 1 लाख रुपए की सेल्स करेगा और इसने 1 लाख रुपए का सामान इससे लिया है, तो कितना टैक्स लेगा ये, 18,000 टैक्स लेगा। इसके लिए क्या कहलाएगा, आउटपुट टैक्स कहलाएगा। और इसने पे किया है, इसके लिए क्या कहलाएगा, 18,000 इनपुट टैक्स कहलाएगा। ऐसे ही होगा, ऐसे ही है ना। अब फॉर एग्जांपल ये सेल्स हुई थी जून के मंथ में, ये सेल्स कब हुई थी, जून के मंथ में। तो जून के मंथ में इसने अपना ये आउटपुट टैक्स डिक्लेयर कर दिया और इसने अपना इनपुट टैक्स डिक्लेयर कर दिया। मतलब इसने इनपुट टैक्स जो है वो क्या करवाया हुआ था, लेस करवा दिया था। ऐसे ही है, ऐसे ही होगा ना। अब हम चलते हैं अगले महीने में। फॉर एग्जांपल जुलाई का मंथ आ गया, और जुलाई के मंथ में मिस्टर बी ने 20,000 की गुड्स जो है वो क्या कर दी, रिटर्न कर दी। उसने कहा था भाई ये मैंने 1 लाख रुपए का सामान लिया था, और उसने अगले महीने जो है वो कितने का सामान वापस कर दिया, 20,000 रुपये का। अब इसकी नेट सेल्स कितनी हुई हैं, 80,000। अब इस 80,000 के ऊपर 18% के हिसाब से टैक्स कितना होना चाहिए था, कितना होना चाहिए था जरा बताएं, 14,400। अब क्योंकि सेल्स कितनी इसकी है, अब 80,000, उसने लाख की सेल्स की थी, 20,000 की क्या हो गई है सेल्स रिटर्न। अब एक्चुअल टैक्स कितना बनना चाहिए, 14,000। मतलब मिस्टर ए ने 14,400 गवर्नमेंट को जमा करवाना चाहिए था, और मिस्टर बी ने भी क्या करना चाहिए था, 14,400 जो है पे करना चाहिए था। ऐसे ही था। अब हुआ क्या है, इसने कितना जमा करवा दी है, 18,000, और इसने कितना क्लेम कर लिया है, 18,000। अब एक्चुअल में टैक्स कितना बन रहा है, 14,400। अब देखें 18,000 में से अगर हम लेस करवा दें 14,400 तो क्या जवाब आएगा, 3600। अब 3600 इसने ज़्यादा नहीं पे कर दिया, बिकॉज सेल्स लाख की थी, लेकिन एक्चुअल सेल्स कितनी की निकली है, 80,000 की। तो इसने क्या किया, 3600 ज़्यादा पे कर दिया। तो जब ज़्यादा पे कर दिया है तो जुलाई का मंथ आएगा, तो जुलाई के मंथ में ये मिस्टर ए जो है ये क्या करेगा, अपने आउटपुट टैक्स में से ये 3600 क्या करवा लेगा, लेस करवा देगा। जब उसने डेबिट नोट इशू किए होंगे, जब डिसन इशू होगा, इसका मतलब क्या है कि जो जुलाई का आउटपुट टैक्स होगा उसमें से 3600 क्या करेगा, ये कम कर देगा। क्यों, कि जी भाई मुझे ये सेल्स रिटर्न हुई थी, इसकी वजह से क्या हो गई है, ये कमी आ गई है, डन। और इसने क्या किया था, इसने इनपुट टैक्स जो है 18 क्लेम किया था। कितना क्लेम होना चाहिए था, कि ज़्यादा क्लेम कर लिया, तो ये भी क्या करेगा, ये 3600 जो है
जो इस महीने का इनपुट टैक्स होगा उसमें से क्या कर रहा होगा, रिड्यूस करवा रहा होगा। तो ये जब डेबिट नोट हो गया या जो क्रेडिट नोट हो गया, जब ये इशू होते हैं तो इस तरह से एडजस्टमेंट होती है। मतलब जिस महीने में सेल हुई थी वो तो रिकॉर्ड की थी, जब उससे नेक्स्ट मंथ में एडजस्टमेंट हो रही होगी तो वो एडजस्टमेंट का तरीका क्या होगा। ये जब आप इशू करते हैं डेबिट नोट क्रेडिट नोट, तो जब इशू करते हैं जिस बंदे ने इशू किया होता है वही क्या करता है, अपनी एडजस्टमेंट कर रहा होता है। डन। अब ये कौन करेगा, रजिस्टर्ड पर्सन। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर बी रजिस्टर्ड है, मिस्टर ए रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो जो बंदा रजिस्टर्ड है सिर्फ फिर वही एडजस्टमेंट कर पाएगा। जो बंदा रजिस्टर्ड नहीं होगा वो कभी भी कोई भी किसी किस्म की एडजस्टमेंट जो है वो नहीं कर पाएगा। गॉट इट। कौन एडजस्टमेंट करेगा, हमेशा जो रजिस्टर्ड पर्सन होगा वही क्या करेगा, कर पाएगा। जो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है वो इसकी एडजस्टमेंट नहीं कर पाएगा। कौन, अगर सेल्स होंगी जितनी सेल्स दोगे उसके हिसाब से पे करेगा। यहाँ तो सेल्स लाख की हुई थी ना, क्या मतलब, अगर नेक्स्ट, यही तो सेल्स पहले हो चुकी थी, सेल्स में एडजस्टमेंट है, अगले मंथ सेल्स हो उसमें कोई एडजस्टमेंट ना हो, तो ये तो एडजस्टमेंट हो रही है सेल्स में। अब ये एक और सवाल है, फेमस क्वेश्चन है कि बताइए डेबिट क्रेडिट नोट के पर्टिकुलर्स क्या है, कि क्या कुछ जो है इसमें लिखा होगा वो हमने बताना होता है। तो जिस तरह एक इनवॉइस नहीं होती, रसीद होती है, सेम उसी तरह की क्या होती है, हमारी रसीद ही होती है, जिसमें हमने क्या किया होता है, ये रसीद है हमारी, इस पर सारा क्या किए हैं हमने, पर्टिकुलर्स जो है वो मेंशन होते हैं। जब रिटर्न्स करवा रहा हूँ बताऊँगा इसमें क्या कुछ होता है। मतलब इसमें नाम और एनटीएन, जो रेसिपिएंट है मतलब जिसने गुड्स को वसूल किया है वो भी गिवन होगा, जो सप्लायर है जो बेचने वाला है उसका भी नाम एनटीएन जो है वो गिवन होगा। फिर हमने नोट इशू क्यों किया था, उसके रीज़न, मतलब सेल्स रिटर्न हुई है, गुड्स कैंसिल हुई है, वैल्यू में चेंज आई है, रीज़न जो है वो हमें क्या करनी पड़ेगी, आइडेंटिफाई जो है करनी पड़ेगी। उसके बाद नंबर हो गया, डेट ऑफ ओरिजिनल सेल्स टैक्स देना पड़ेगा कि जी ये जो हम इशू कर रहे हैं इसके कॉरस्पॉन्डिंगली ओरिजिनल इनवॉइस क्या थी, ओरिजिनल इनवॉइस का नाम, नंबर, डेट जो है वो मेंशन की जाएगी। उसके अलावा फिर जितनी क्वांटिटी हम रिटर्न कर रहे हैं या कैंसिल हुई है वो बताएंगे जी इतनी गुड्स रिटर्न हुई है, इतनी क्वांटिटी जो है वो हमारी क्या हुई है, कैंसिल हुई है। उसके अलावा जिसने नोट इशू किया है उसका नाम, उसके साइन और उसके स्टैंप जो है वो लगी होगी। और एंड पे हम गिवन करेंगे कि ओरिजिनल इनवाइस ये थी जैसे ₹1,00,000 की है, रिवाइज इनवाइस कितने की हो जाएगी, जैसे 80,000 रुपये की है, और जो डिफरेंस होगा उसमें 20,000 रुपये का वो भी हम शो करेंगे कि ये ओरिजिनल इनवाइस थी, ये रिवाइज इनवाइस है, और ये क्या है, इनके दरमियान डिफरेंस है। तो ये इसके पर्टिकुलर्स हैं जो हम क्या कर रहे होते हैं, लेकर चल रहे होते हैं। इनको एक दफ़ा रीड कर लें, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन जो है वो पेपर में क्या हो रहा होता है, आ रहा होता है। और ये हमने बात कर ली है कि अगर बायर और सेलर जो रजिस्टर्ड पर्सन हैं सिर्फ वही क्या कर सकते हैं, डेबिट क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं। अगर दोनों रजिस्टर्ड हैं तो एक डेबिट नोट इशू करेगा और कॉरस्पॉन्डिंग पार्टी क्या इशू करेगी, क्रेडिट नोट इशू कर रही होगी। अगर इसमें से एक बंदा रजिस्टर्ड है, मतलब बायर रजिस्टर्ड है और सेलर रजिस्टर्ड नहीं है, तो कौन करेगा, बायर इशू करेगा। या अगर सेलर रजिस्टर्ड था और बायर नहीं था तो कौन कर रहा होगा, सेलर। तो जो रजिस्टर्ड पर्सन होगा वही अपना कॉरस्पॉन्डिंग नोट इशू करेगा और वही क्या कर रहा होगा, उसके मुताबिक तमाम एडजस्टमेंट जो है वो कर रहा होगा। गॉट इट। उसके बाद हमारे पास लास्ट आता है, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं की और ये जो क्या हो सकती हैं, पेपर में आ सकती हैं, मिसलेनियस एरियाज़ हैं, तो इनको डिस्कस करते हैं क्या है, कैसे हैं और किस तरह से होंगे, उसको ज़रा देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे वो तमाम गुड्स जिनको हमें क्या करना पड़ता है, डिस्ट्रॉय करना पड़ता है, उनको ज़रा हमने क्या करना है यहाँ पे देखना है। और ये इम्पॉर्टेंट है, ये वाही चीज़ है, इसको मार्क कर लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल में भी पूछ रहा है, अभी रिसेंट न्यूमेरिकल में टेस्ट हुए और थ्योरेटिकली भी इसकी प्रोविज़न एक आधी दफ़ा जो पेपर में टेस्ट हो चुकी है। अब ये वो एरिया जो बहुत ही कम आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो बच्चे कहते हैं यार आउट ऑफ सिलेबस आ गया।
आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं होता इसमें से, आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं होता, होता सारा कुछ इसमें से ही है। अब यहाँ पे हम देखते हैं जो गुड्स नीड टू बी डिस्ट्रॉयड, इसका मतलब क्या है। देखें जी, फॉर एग्जांपल मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने सेल्स की हैं 3 लाख रुपए की। कितने की सेल्स की? 3 लाख रुपए की। अब 3 लाख की सेल्स की थी तो इसके ऊपर 18% के हिसाब से उसने टैक्स लिया था। आउटपुट टैक्स कितना था? 54,000। ऐसे ही है। फिर इस सेल्स के रिलेटेड फॉर एग्जांपल इसने ये गुड्स परचेज की हुई थी 2 लाख रुपए की। इससे रिलेटेड था जो इसने इनपुट टैक्स क्लेम किया था वो कितना था? 36,000। ये इसने इनपुट टैक्स जो है वो एडजस्ट किया हुआ था और रिमेनिंग जो है इसने 18,000 पे कर दिया। जब इसकी सेल हुई इसने अपने रिटर्न में क्या कर दी? ये एडजस्टमेंट कर दी। डन हो गया। अब क्या होता है कि इसको गुड्स जो हैं वो क्या हो रही हैं? रिटर्न हो रही हैं। क्या हो रही हैं? गुड्स जो हैं वो इसको रिटर्न हो रही हैं। और वो गुड्स इसलिए रिटर्न हो रही हैं कि वो क्या हैं? मिसफिट हैं, ख़राब हैं। इस वजह से क्या की गई हैं? गुड्स जो हैं इसको रिटर्न की गई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जस्ट टेक अ रियलिस्टिक एग्जांपल, आप जाते हैं, आप बाय करते हैं ब्रेड वगैरह, ठीक है। अब दुकानदार है, उसको उसने जो ब्रेड्स जो हैं वो सेल की हुई हैं। आप जाते हैं, बाय करते हैं, ब्रेड ख़राब निकलती है, एक्सपायर होती है। आप क्या करेंगे? वापस करेंगे दुकानदार को, और दुकानदार क्या करेगा? कंपनी को वापस कर रहा होगा। तो ये क्या है? गुड्स वापस हो रही है, लेकिन गुड्स क्या है? ये अनफिट फॉर कंजम्पशन है। क्या है गुड्स हमारी? ये अनफिट फॉर कंजम्पशन के हम इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। एसी का ऑर्डर दिया था, एसी आपको मिलता है, उसके सारे अंदर पाइप फटे होते हैं, अब वो सही हो नहीं सकता। आप क्या करेंगे? वापस कर देंगे। जब ये गुड्स वापस होंगी हैं, ये सेल्स रिटर्न ही, ये क्या है? सेल्स रिटर्न ही है। तो गुड्स वापस होगी तो प्रॉपर डेबिट नोट, प्रॉपर क्रेडिट नोट जो है वो क्या होगा? सबसे पहले इशू होगा। डन हो गया। अब जब गुड्स वापस हो गई हैं, इसने सेल्स की थी, इसको गुड्स वापस कर दी गई हैं। अब गुड्स ख़राब थी, अब शक क्या होगा कि गुड्स ख़राब है, माइट भी सही करके बेच दे। ऐसा नहीं है, बिकॉज ये गुड्स अनफिट थी। इन्हें क्या करना है? जब ये गुड्स वापस हो जाएंगी इन्हें हमें क्या करना पड़ेगा? इन्हें हमें डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अब तबाह करना पड़ेगा। जैसे ख़राब दूध वापस होगा ना, तो ख़राब दूध क्या करना पड़ेगा? डिस्कार्ड करना पड़ेगा। ख़राब ब्रेड वापस होगा तो क्या करनी पड़ेगी? डिस्कार्ड करनी पड़ेगी। ये डिस्ट्रॉय जब करना है गुड्स को, तो रिमेंबर किसके सामने करेंगे? जो हमारे पास टैक्स डिपार्टमेंट का ऑफिसर होगा, जो अफसर होगा, हम क्या करेंगे? हम उसके सामने गुड्स से क्या करेंगे? डिस्ट्रॉय करेंगे। जब ये गुड्स डिस्ट्रॉय कर देंगे, तबाह हो जाएंगे, तो फिर क्या किया जाएगा? कहेंगे भाईजान आपकी सेल्स तो हैं वो तो ख़त्म हो गई हैं, आपको गुड्स क्या हो गई हैं? वापस हो गई हैं। कहेंगे ठीक है। इसके लिए क्या हुआ था? प्रॉपर डेबिट नोट, प्रॉपर क्रेडिट नोट जो है वो क्या किया गया था? इशू किया गया था। ऐसे ही है। अब वो कहेगा कि भाईजान जब आपने सेल्स की थी तो आपने क्या किया था? आपने इन गुड्स के ऊपर अपना इनपुट टैक्स जो है वो क्या किया हुआ था? क्लेम किया हुआ था। जब आपने सेल्स की थी इनपुट टैक्स क्लेम हुआ था। अब गुड्स क्या हो गई हैं? वापस हो गई हैं, और गुड्स ख़राब भी थी, गुड्स क्या हो गई हैं? तबाह हो गई हैं। जब ये गुड्स ही तबाह हो गई हैं तो इनके ऊपर जो इनपुट टैक्स क्लेम किया था वो बनता था? नहीं बनता था ना। तो फिर क्या करना पड़ेगा? जब हमें ये गुड्स वापस हो जाएंगी तो ये जो मैंने यहाँ पे लेस करवाया था ये मेरा क्या हो जाएगा? इनएडमिसिबल हो जाएगा। मतलब अब ये मुझे क्लेम नहीं करने दिया जाएगा। अगर मैंने पिछले महीने लेस करवा दिया था तो इस महीने के इनपुट टैक्स में क्या हो जाएगा? वो ख़त्म कर दिया जाएगा कि भाई जो आपने बेनिफिट लिया था अब वो बेनिफिट आपको नहीं मिल सकता। क्यों? बिकॉज आपकी गुड्स क्या हो गई हैं? डिस्ट्रॉय हो गई हैं। तो जब भी हमें गुड्स वापस होती हैं जो अनफिट फॉर कंजम्पशन है, जिसको हमें तबाह करना होता है, हम डिस्ट्रॉय तो कर देंगे। डिस्ट्रॉय किस सामने करेंगे? कमिश्नर के सामने। और जो भी उसके ऊपर इनपुट टैक्स होगा वो मेरा क्या हो जाएगा? इनएडमिसिबल हो जाएगा, मैं उससे क्लेम नहीं कर पाऊंगा। गॉट इट? अच्छा, उसके अलावा वो कंपनीज जो पेरिशेबल गुड्स बना रही होती हैं, जैसे ब्रेड होगी, ये मिल्क प्रोडक्ट्स वगैरह हो गए, जितनी भी पेरिशेबल गुड्स हैं, तो रिमेंबर जब जिनकी एक्सपायरी डेट होती है
और ये अनफिट फॉर कंजम्पशन है, जब ये वापस होंगी तो इसके लिए क्या करना है, लाजमी कि 15 डेज़ के अंदर अंदर क्या करना है, सेलर ने क्रेडिट नोट इशू करना है। इशू करने के बाद क्या होगी, उसकी एडजस्टमेंट होगी। फॉर एग्जांपल अगर ब्रेड वापस हो गई है, अगर दूध वापस हो गया है और सेलर जो है वो 15 डेज़ के अंदर रेलेवेंट क्रेडिट नोट इशू नहीं करता, तो फिर क्या होगा, फिर ये आपको इनपुट टैक्स जो है उसकी एडजस्टमेंट वगैरह अलाउ नहीं होंगे। डन। उसके बाद है कि अगर आपको कोई गुड्स मिली हैं जो अनफिट फॉर कंजम्पशन तो नहीं थी, लेकिन क्या करनी है, हमें वो सब्सिक्वेंटली क्या करनी पड़ रही है, डिस्ट्रॉय करनी पड़ रही है। ठीक है, तो उसके ऊपर जो इनपुट टैक्स होगा वो हम क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एसी था, रिटर्न हो गया, बिल्कुल ठीक था, बट पड़ा पड़ा ख़राब हो गया, वेयर हाउस में सही हैंडल नहीं हुआ, बारिश हो गई है, पानी आ गया, ख़राब हो गया। अगर सब्सिक्वेंटली ख़राब हो रही है, मतलब जब गुड्स वापस हुई थी उस वक्त ख़राब नहीं थी, बाद में ख़राब हुई हैं, तो उसके ऊपर जो इनपुट टैक्स होगा वो हम क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। सिमिलरली जब हम अपनी गुड्स वगैरह बना रहे हैं तो जो वेस्टेज वगैरह होती है, अब फॉर एग्जांपल ये चेयर्स बनी हैं, अब चेयर्स के ऊपर वेस्टेज हुई होगी, जाहिर बात है, लोहा आया होगा, लोहा कटा होगा, तो कुछ वेस्ट वगैरह निकली होगी। अगर जो वेस्टेज वगैरह है जो आपकी है, अगर वो वेस्टेज आप उसको बेच सकते हैं तो बेचेंगे, उसके ऊपर जो टैक्स लेंगे वो क्या कहलाएगा, आपका आउटपुट टैक्स ही कंसिडर हो रहा होगा। उसका जो रेलेवेंट इनपुट टैक्स होगा वो हम क्या कर पाएंगे, क्लेम कर पा रहे होंगे। ठीक है, ये सवाल है कैफ का, सितंबर 14 में आया, उसके बाद अभी तक ये सवाल एज इट इज़ नहीं आया। एग्जैक्ट 10 साल के बाद यही क्या आ रही है, सितंबर 2024 आ रही है। तो वो है ना 10 ईयर्स चैलेंज, आई क्या पूरा कर सकते, अरे मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियसली बता रहा हूँ कि 10 ईयर चैलेंज जो है वो क्या कर सकता है, पूरा कर सकता है। जिससे सवाल है कि देयर आर सर्टेन फूड आइटम्स इन द इन्वेंट्री ऑफ एक्स वाई लिमिटेड विच वर रिटर्न बाय द कस्टमर आफ्टर द एक्सपायरी डेट, जो क्या हुआ था, एक्सपायरी के बाद रिटर्न कर दी गई है। स्पेसिफाई द प्रोसीजर विच मस्ट बी फॉलोड अंडर द सेल्स टैक्स रूल इफ एक्स वाई एल विशेज टू डिस्ट्रॉय दिस आइटम। क्या प्रोसीजर होगा, जो गुड्स रिटर्न हो गई हैं तो क्या करना पड़ेगा, रेलेवेंट जो प्रोसीजर है, मतलब डेबिट नोट क्रेडिट नोट जो है इशू करने पड़ेंगे। उसके बाद सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट के बंदे के सामने क्या की जाएंगे, गुड्स डिस्ट्रॉय की जाएंगी, और उसके ऊपर जो भी इनपुट टैक्स होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इनएडमिसिबल हो जाएगा। तो ये 3 बातें लिखनी है, 3 नंबर का सवाल है, ये इस दफ़ा पेपर में आ सकता है। उसके बाद है सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, ये रीड ओनली है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि फेडरल गवर्नमेंट ने ना हमें क्या बता दी है, उसने हमें लिमिट लगा दी है। वो लिमिट क्या है कि अगर आप सेल्स कर रहे हैं इन चीज़ों की तो आप कभी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल नहीं कर सकते। अगर आपने 1 रुपये की भी सेल कर दी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो रिमेंबर उसके ऊपर कोई किसी किस्म का इनपुट टैक्स आपको अलाउ नहीं होगा। अब वो चीज़ें कौन सी हैं, जैसे पॉलीप्रोपाइलीन ग्रेन्यूल्स हैं, आर्टिफिशियल फिलामेंटो है, फिल्टर रॉड फॉर सिगरेट है, एयर कंडीशनिंग प्लांट है, चिलिंग प्लांट है, ह्यूमिडिफिकेशन प्लांट्स वगैरह है, ये उन्होंने मना कर दी है कि आपने कभी भी किसी भी जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है उसको सेल नहीं करने। अगर आप करेंगे तो क्या होगा, 1 रुपये का भी इनपुट टैक्स जो है वो क्लेम नहीं करने दिया जाएगा। इसको दफ़ा पढ़ लें, रीड कर लें यहाँ पे, ताकि आपको बाद में इसको याद करने की ज़रूरत ना पड़े। इसको दफ़ा पढ़ लें नोट से, फिर हम आगे चलते हैं। उसके बाद है हम एक चीज़ पढ़ के आए हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसके आगे इम्पोर्टेंट लिख लीजिएगा कि इनपुट टैक्स कौन क्लेम कर सकता है, हमेशा रजिस्टर्ड पर्सन। ऐसे ही है, जो बंदा रजिस्टर्ड होगा सिर्फ वही क्या कर पाएगा, इनपुट टैक्स जो है क्लेम कर पाएगा। ये हमने बड़ा तफसील में पढ़ा है, बहुत डिटेल में पढ़ा। अब सिर्फ इसकी ना एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन क्या है कि अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं, अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं, स्टिल आप क्या कर सकते हैं, इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं। ये पेपर में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है, परचेजेज ऑफ स्टॉक बिफोर रजिस्ट्रेशन, कि आपने फॉर एग्जांपल स्टॉक परचेज किया 1 जून 2024 को
5 लाख रुपए की आपने इन्वेंट्री परचेज की, 18% के हिसाब से कितना टैक्स पे किया होगा आपने? 90,000। अब चूंकि आप अनरजिस्टर्ड थे, बिकॉज आप रजिस्टर्ड नहीं थे, आपने क्या किया होगा, फर्दर टैक्स जो है वो भी पे किया होगा। वो कितना बनेगा 4% के हिसाब से? कितना की बात है? ये भी आपने क्या किया होगा, फर्दर टैक्स। तो ये आपका क्या था, इनपुट टैक्स। ये आपका क्या था, फर्दर टैक्स। डन। आपने स्टॉक परचेज किया 1 जून 2024 को, बाद में आपने अप्लाई किया रजिस्ट्रेशन के लिए और आप जाके 25 जून 2024 को क्या हो गए, सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हो गए। आपको आपका जो भी रेलेवेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट था वो भी मिल गया आपको, जो भी आपका सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर था वो भी क्या कर दिया गया, प्रोवाइड कर दिया गया। ठीक है। अब सवाल ये है, रजिस्टर्ड बाद में हो रहे हैं, स्टॉक पहले लिया था, क्या इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं? द आंसर इज यस। क्या कर सकते हैं? क्लेम कर सकते हैं। रूल क्या है? रूल है कि अगर आप हाईलाइट कर लें, बस ये 30 दिन वाला पॉइंट याद रखना है कि स्टॉक परचेज करने के बाद अगर 30 दिन के अंदर अंदर, कब तक? 30 दिन के अंदर अंदर जो है वो रजिस्टर्ड होते हैं। कब तक? 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्टर्ड होते हैं। देखिए, हमने स्टॉक कब परचेज किया था? 1 जून। हम कब रजिस्टर्ड हो रहे हैं? 25 जून। क्या 30 दिनों में रजिस्टर्ड हो रहे हैं? अगर 30 दिनों के अंदर रजिस्टर्ड हो रहे हैं तो रिमेंबर, इस डेट के ऊपर जितना फिजिकल वेरीफाइएबल स्टॉक होगा, कि वो स्टॉक जिसको हम फिजिकली वेरीफाई कर सकते हैं कि इतनी इन्वेंट्री पड़ी हुई है। फॉर एग्जांपल, आपने 5 लाख का सामान लिया था, 2 लाख का बिक गया, फिजिकली स्टॉक कितने का पड़ा हुआ था? 3 लाख का। तो 3 लाख का लेंगे, 18% कितना होगा? 54,000। ये जो है आप क्या कर सकते हैं, एज अ इनपुट टैक्स के तौर के ऊपर क्लेम कर सकते हैं। हाँ, ये जो आपने फर्दर टैक्स पे किया था उस वक्त तो आप अनरजिस्टर्ड थे, ये कभी भी क्लेम नहीं हो पाएगा। गॉट इट? तो अब देखें, ये सामान कब लिया था? रजिस्टर्ड होने से पहले। लेकिन जब रजिस्टर्ड होने से पहले लिया और 30 दिन के अंदर अंदर अगर हम रजिस्टर्ड हो गए हैं, तो जितना फिजिकली वेरीफाइबल स्टॉक था, मतलब जितना स्टॉक पड़ा हुआ था, काउंट किया जाएगा, उसकी निकालेंगे वैल्यू क्या बनती है, उसके ऊपर जितना भी इनपुट टैक्स होगा वो आप क्या कर पाएंगे, क्लेम कर पाएंगे। डन? ओके। और अगली बात है इंपोर्ट के केस में, कि अगर आप गुड्स को इंपोर्ट करते हैं, और इंपोर्ट के केस में रूल क्या होता है, 90 डेज। अगर आपने गुड्स इंपोर्ट की थी, आप रजिस्टर्ड नहीं थे, इंपोर्ट के केस में 90 डेज के अंदर तक अगर आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं, तो उस वक्त जितना भी फिजिकल वेरीफाइबल स्टॉक होगा, आप उसे क्या कर सकते हैं, आप उसको क्लेम जो है वो कर सकते हैं। डन? उसके बाद है जी हमारे पास अगला एरिया, डेट इज़ एक्सेस टैक्स कलेक्शन। आगे लिख लें, ये भी रीड ओनली है। एक्सेस टैक्स कलेक्शन का मतलब क्या है, कि एक बंदा, उससे आपने टैक्स जो है वो ज़्यादा ले लिया। ठीक है, क्या कर लिया, टैक्स आपने उससे ज़्यादा कलेक्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल, एक रिटेलर था, रजिस्टर्ड था, आपने उससे 18% टैक्स ले लिया और आपने उससे 5% एक्स्ट्रा टैक्स भी ले लिया। अब आपने उससे क्या ले लिया है, टैक्स ज़्यादा ले लिया, और उसका टैक्स बनता भी नहीं था। आपने क्या किया है, जिस बंदे को सामान बेचा है उससे टैक्स जो है वो ज़्यादा ले लिया है, और उसका टैक्स जो है ये बनता भी नहीं था। अब क्या है कि आप उसको टैक्स वापस कर देंगे, यही है ना? क्या करें, उसको टैक्स जो है वापस कर दें। अगर आप उसको वापस कर दिया फिर तो ठीक है, लेकिन आपने क्या किया, उससे टैक्स कलेक्ट किया और वो टैक्स क्या किया है, हुकूमत को जमा करवा दिया। मतलब इसको सेल्स की है मैंने, इसका टैक्स था 18%, इससे ले लिया मैंने 22%, और लेके मैंने क्या कर दिया, गवर्नमेंट को जमा भी करवा दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि इस टैक्स का इंसिडेंस जो है, इस टैक्स का जो बोझ है
वो इसके ऊपर ट्रांसफ़र हो गया हुआ है और मैंने गवर्नमेंट को ही पास कर दिया हुआ है। अब को ना गवर्नमेंट वापस करे कि मैंने वापस नहीं करना, कहती मेरी गलती है, मैंने ली है। किसने ली है? तुमने ली है ना, तुमने पास कर दी है, अब मेरे पास टैक्स आ गया है, मैं तुम्हें वापस नहीं कर रही। तो क्या करना पड़ेगा फिर? जो एक्स्ट्रा लिया है मुझे वो अपनी जेब से वापस करना पड़ेगा। गवर्नमेंट जो है वो कोई किसी किस्म का टैक्स वापस नहीं करती। तो अगर एक्सेस टैक्स लिया आपने किसी से तो क्या कर दें, उसको वापस कर दें। अगर वापस नहीं कर सकते तो फिर क्या होगा, गवर्नमेंट जो है वो वापस नहीं करेगी। डन। इसको यहाँ पे रीड कर लें ताकि आपको बाद में इसको देखने की जरूरत ना हो। पेपर में नहीं आता, नोट्स पढ़े हुए उनके पास, आपके पास हैंड आउट्स नहीं है ना? उनके पास नहीं है, लॉकर कहीं। पूछ लो। उसके बाद है, ये हमने पॉइंट पहले ही पढ़ा था कि जो अंडर वारंटी फ्री में रिप्लेसमेंट होती है ना, उसके ऊपर कोई भी टैक्स चार्ज नहीं होता। ठीक है, कोई भी डिफेक्टिव, ये हम पढ़ के आए थे जब हम एग्जाम सप्लाईज की बात कर रहे थे कि कोई भी डिफेक्टिव गुड्स अगर फ्री में रिप्लेस हो रही हैं अंडर वारंटी, उनके ऊपर कोई भी किसी किस्म का भी सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होता। अगर अंडर वारंटी रिप्लेसमेंट नहीं है फिर तो उस पर टैक्स चार्ज होगा, बट अगर अंडर वारंटी फ्री में रिप्लेसमेंट हो रही है उसके ऊपर कोई किसी किस्म का टैक्स चार्ज नहीं होता। ये भी रीड ओनली है, इसको लिख लीजिएगा, इसको बाद में आपको करने की ज़रूरत नहीं है। रीड कर लें 2 मिनट में, फिर हम आगे चलते हैं। पढ़ लें इसको, फिर हम आगे चलते हैं। ये रीड ओनली है, पेपर में चीज़ें नहीं आती। पेपर में बस आपको अगर आएगी भी तो एक आधी न्यूमेरिकल एडजस्टमेंट आएगी, और आपको पता है कि अगर अंडर वारंटी कोई चीज़ फ्री में रिप्लेस हो गई है उसके ऊपर आप सेल्स टैक्स कभी भी नहीं ले सकते। इवन आपने अगर फ्री में कोई वारंटी में चीज़ रिप्लेस करवाई भी है तो आपने उसके ऊपर कोई किसी किस्म का सेल्स टैक्स जो है वो पे नहीं किया होगा। डन। उसके बाद है सप्लाई चेन, हमने पढ़ी थी, जो आपका फर्स्ट लेक्चर है सेल्स टैक्स, अगर आपको याद हो हमने एक सप्लाई चेन ड्रॉ की थी, याद है? उस पर हमने पढ़ा था अगर सारे लोग रजिस्टर्ड हैं तो एक बंदा एक से आउटपुट टैक्स लेगा और इनपुट एडजस्ट करेगा, गवर्नमेंट को पे करेगा। मतलब एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट है, एक का आउटपुट क्या दूसरे का इनपुट है, हमने पढ़ा था। अब उस सप्लाई चेन में ना हर बंदा क्या है, दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब अगर इम्पोर्टर है उसने बेचा मैन्युफैक्चरर से, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी मैन्युफैक्चरर की भी है कि जो मैंने इसको टैक्स पे किया है वो गवर्नमेंट को पे हो। ठीक है, मेक श्योर करना। मैन्युफैक्चरर ने आगे बेचा डिस्ट्रीब्यूटर को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूटर की भी है कि जो टैक्स मैंने दिया है मैन्युफैक्चरर को वो क्या हो, गवर्नमेंट को पे हो। अगर इस सप्लाई चेन में कोई भी बंदा टैक्स की चोरी कर ले, कोई भी बंदा टैक्स की चोरी कर ले तो रिमेंबर सारे रिस्पॉन्सिबल हैं। जो पकड़ा गया ना गवर्नमेंट क्या करेगी, उससे ही टैक्स निकलवा लेगी। फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरर ने बेचा डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर ने आगे बेचा होलसेलर को, उन्होंने बीच में क्या किया, घपला कर दिया, गवर्नमेंट का टैक्स जमा नहीं करवाया, गवर्नमेंट का चढ़ गया हत्थी रिटेलर। अब क्या करेंगे, जो रिटेलर है ना वो सारा टैक्स उससे रिकवर कर लेंगे। भाईजान इस सप्लाई चेन में आप सारी आपस में मिले हुए हैं, तो जो पकड़ा जाएगा वही क्या होगा, ज्वाइंटली रिस्पॉन्सिबल होगा। तो सप्लाई चेन में जब एक रजिस्टर्ड पर्सन दूसरे बंदे को बेच रहा है तो उसका मतलब है कि भाई आप एक दूसरे टैक्स रिकवर कर रहे हैं। तो अगर कोई किसी किस्म की टैक्स चोरी होगी तो जो बंदा पकड़ा जाएगा हम क्या करेंगे, सारे का सारा टैक्स जो है उसी से रिकवर करवा रहे होंगे। ठीक है, ये भी रीड ओनली है आपका, लेकिन ये पाकिस्तान में ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे हमारा सेल्स टैक्स का ये चैप्टर जो है वो वाइंड अप होता है। गॉट इट? यहाँ तक कोई सवाल है तो मुझे बताएं। आई कैन से डैट कि अब हम करना चाहें तो हम न्यूमेरिकल्स जो हैं वो ईजिली कर सकते हैं, लेकिन अभी हम न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे, हम ज़रा डेफिनेशंस पे जाएंगे
और डेफिनेशंस डिस्कस कर रहे हैं। ज़रा इनको रीड कर लें, 5 मिनट हैं आपके पास। ये जो हमने पढ़ा है ये सारा मिसलेनियस एरियाज़, जिसमें वारंटी मेरी हो गया, ये स्टॉक वगैरह हो गया, इनको ज़रा रीड कर लें ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये चैप्टर नंबर 22 था हमारा, ये सारा कंप्लीट हमारा हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे जो चीज़ें हमने डिस्कस आउट की थी जब हमने फर्स्ट लेक्चर डिस्कस किया था कि सेल्स टैक्स के न्यूमेरिकल्स को सिक्योर करने के लिए प्रोविजन एंड रूल्स का पता होना चाहिए। अब न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए जितनी प्रोविजंस थी, जितने रूल्स थे, वो सारे हमने क्या कर लिए, यहाँ पर डिस्कस आउट कर लिए हैं। ठीक है, आज की क्लास के अलावा हमारी 2 क्लासेस और होंगी, उसके बाद छुट्टियाँ होंगी ईद की। फ्राइडे से छुट्टी है पहले ईद की। कर लें भाई, रीड कर लें, फिर पेपर में आता है कहते हैं कहाँ से आ गया ये। रीड करें, मैं आया आपके पास 5 मिनट है, पॉज ना किया कर बीच में, म्यूट कर लिया कर बस।
जी जनाब, पढ़ लिया? इसमें कोई कन्फ्यूजन है किसी को बताएं? तो टेक्निकली हमारा सेल्स टैक्स का पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है। अब सिर्फ मैं अगर आपको न्यूमेरिकल का फॉर्मेट करवा दूँ ना तो आप सारे न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। तो आज हमारा लेक्चर नंबर कौन सा था? 8। इसमें से फर्स्ट नहीं, आफ्टर ओरिएंटेशन तो 7 बनता है। इसके मैथ्स ही ख़राब है। देखो पिछले वीक में कितने लेक्चर हुए थे? 6। कल हुआ 7वां, आज कौन सा है? 8वां। अगर हम लेस करवा दें ओरिएंटेशन कितने बनते हैं? कैसा है? से ये जवानी नहीं खा जाती, दिमागी सलाहियत भी खा जाती है, सोचने समझने की भी खा जाती है। बेसिक मैथमेटिक्स है कि 8 - 1 कितना होता है? क्या कह सकते हैं? रोज़े हैं ना, लग जाते इंसान को। तो अभी तक सेल्स टैक्स में कोई किसी की प्रॉब्लम है, मुश्किल लगा या वट कोई है तो मुझे बताएं। आपने छुट्टी की थी, लेक्चर लिया था कल वाला, तो आपको कैसे पता कि हमने कौन सी बातें की? कल तो हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस की थी कि इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट होती कैसे है, अपोर्शनमेंट कैसे होती है, वही सारा हमने करना न्यूमेरिकल्स में। जो कल का लेक्चर था मंडे वाला, वो सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर था जिसमें हर चीज़ थी कि ये इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट इस तरह होनी है, जो न्यूमेरिकल में हमने एक ही वर्किंग बनानी है, वो कैसे बनानी है। अब क्या करें? आज क्लास शॉर्ट कर दूं, रेस्ट करें, क्या आगे शुरू कर दूं मैं? डेफिनेशंस बताएं। Skoon.com वोटिंग करवा लेते हैं ना? हाँ भाई, यहाँ पे ऑफ कर दूं कि करूँ डेफिनेशन स्टार्ट? डेफिनेशन चंदे की हैं हमारे, उसके बाद वो भी ख़त्म हो जाएंगी, चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, सिलेबस ही ख़त्म हो जाएगा डेफिनेशन से। हाँ भाई, कंटिन्यू की यहाँ पे वाइंड अप करूँ अभी? आए, अब उसका मुझे जवाब पता लग गया, फिर पता है उसने भी वाइंड अप ही कहना है। वो है ना अंदाज़ अपना अपना, शाहरुख खान की, उसकी सलमान की और आमिर की मूवी, दो दोस्त एक प्याली में चाय पीते हैं, ये उनकी दोस्ती बढ़ती है। ये वो बाकायदा प्रॉपर हमारे बैठे में सलमान खान और आमिर खान। वाइंड अप कर दूं? हाँ जी, करवा दें। 2 वोट करवाने वाले हैं, जमहूरियत जीतती है वैसे। करवा दें वाइंड अप? अच्छा, पढ़ा दें। अब ये डिवीज़न हो गई है, अब ख़वातीन जो हैं वो पढ़ाने के हक़ में है और मर्द जो हैं वो क्या है? वाइंड अप करने के हक़ में। अगर वोटिंग की बात करें तो 5 और 5 और टाई हो गया यार, ये तो एग्जैक्ट है यार। यहाँ पे आती है स्टैब्लिशमेंट, जिससे एंड पे गालियाँ पड़ती हैं। अब ये होता है पाकिस्तान में हकीकी तौर के ऊपर क्या कि इस्टेब्लिशमेंट ऐसे ही फंसती है। अब आधे वोट हक में है, आधे वोट क्या है? मुखालफत में है। अगर मैं जिसके हक में वोट दे दूँ, क्या करेगी अपोजिशन? ये बिक गई है गवर्नमेंट, यहाँ कुछ नहीं रखा। MNS खरीदें, अब कहाँ के खरीदूँ ना? यहाँ वाले खरीदूँ कि यहाँ वाले खरीदूँ? ये भी प्रॉब्लम है। बताएं अब क्या करें? कोई डिसाइड, अच्छा क्लास है भी स्ट्रेंथ डिवाइड हुई है। आज़ाद उम्मीदवार भी हैं हमारे पास, जिनका इंतखाबी निशान लौटा होता है। क्या करें, क्या करें? अब वो होता नहीं, मेरे अजीज़ हमवतनों, अवाम के वसीदर मफाद में हम फैसला करते हैं कि हम इसको यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, ठीक, वही हम कर लेते हैं फिर। बिकॉज आगे चीज़ें डेफिनेशंस वाली हैं, तो वो चैप्टर 20 हमारा पीछे वाला हो जाएगा, तो वो हम बिल्कुल फ्रेश माइंड से करने हैं। बिकॉज इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो हमने क्रैम करनी होंगी। डेफिनेशंस हैं, अब उस डेफिनेशन में से कुछ डेफिनेशन हम कर चुके हैं, जैसे रिटेलर क्या होता है, रिटेल प्राइस क्या होती है, टाइम ऑफ सप्लाई क्या होती है, ये हमने कर ली हुई है। डिस्ट्रीब्यूटर को डिस्कस कर लिया होगा, तो कुछ डेफिनेशन हमने कर ली हैं। अब चंद एक डेफिनेशन ऐसी हैं जो हमने क्रैम करनी है, रटे मारनी है। तो कल एक ही लेक्चर में हम सारे क्या कर लेंगे, उनको फिर कंप्लीट कर लेंगे, तो कल ये वाइंड अप हो जाएगा हमारा। बट एज ऑफ नाउ यू कैन से डैट कि सिर्फ हमारा चंद डेफिनेशन, रजिस्ट्रेशन और डी रजिस्ट्रेशन रहेगी, उसके बाद हम डायरेक्टली वी कैन जंप टू द पास्ट पेपर्स, और हम सारे न्यूमेरिकल, सारे पास्ट पेपर्स जो हैं वो क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। पास्ट पेपर्स न्यूमेरिकल्स के अलावा हमारा सेल्स टैक्स जो है वो कंप्लीट यहाँ पे हो चुके हैं, ठीक है।
हमने लेक्चर्स के दौरान भी कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन साथ साथ डिस्कस किए हैं, हम ये कंप्लीट करने के बाद भी क्या कर रहे होंगे, इनको डिस्कस आउट कर रहे होंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट 3 to 4 लेक्चर मैक्सिमम जो है वो हमारे थ्योरेटिकल्स पास्ट पेपर्स के होंगे। उसके बाद मैं आप लोग को 10 के करीब न्यूमेरिकल्स क्लास में करवा दूंगा, 10 के करीब न्यूमेरिकल्स। बाकी 5-6 न्यूमेरिकल्स की मैं आपसे रिकॉर्डिंग अवेलेबल करूँगा, और 5-6 न्यूमेरिकल्स ही रह गए होंगे जो आपने क्या करने होंगे, सेल्फ पेस पे करने होंगे। बिकॉज 28 न्यूमेरिकल इन टोटल, अगर मैं ही 28 के 28 करवा दूँ आपसे तो हो जाएंगे, मज़ा भी आ रहा होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि आपकी सेल्फ पेस प्रैक्टिस नहीं होगी, आप खुद क्या करेंगे। तो इसलिए जो मुश्किल वाले होंगे वो मैं करवा दूंगा, 10 क्लासरूम में खड़े होके, कोई 6 से 7 मैं आपको अवेलेबल कर दूंगा वीडियोस की फॉर्म में। बाकी 6-7 जो होंगे वो क्या करने होंगे, आपने खुद करने होंगे, ताकि आपकी खुद भी प्रैक्टिस हो, आपको न्यूमेरिकल्स करने भी हैं। बिकॉज मेरे यहाँ पे करने का मसला नहीं है, मेरा पेपर नहीं है, मेरा पास हो चुके हुए, ठीक है, इसलिए मैं खड़ा हूँ। मेरे पेपर नहीं है, पेपर किसका है, आपका। पेपर में करना किसने, आपने। तो इसलिए टोटल 28 न्यूमेरिकल होंगे, जिसमें से हम 16 के करीब मेरी तरफ से आएंगे, बाकी 10-12 जो हैं वो आपने करने होंगे। इसमें कोशिश करूँगा जो मुश्किल न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं करवा दूँगा आपको, ताकि आपको आसान न्यूमेरिकल्स ही करने पड़े। डन। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर हम कल विद डेफिनेशंस, हम उन्हें वाइंड अप करेंगे, और अगर कल टाइम मिला तो हम फिर सेल्स टैक्स का फॉर्मेट जो है उसको भी डिस्कस आउट कर लेंगे, ठीक है जी। और टेस्ट इसका फिर मैं अब अनाउंस कर दूंगा कब टेस्ट लेना है और किस तरह से हमने इसका टेस्ट लेना है। ओके।